हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके सेट नंबर 13 के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो जो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करे बिना ना जाएं और साथ साथ शेयर भी करते रहें। क्लियर है? शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर कि एक KWH यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 3.6 गुना 10 की पावर 5 जूल, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल, 3.6 गुना 10 की पावर -5 जूल और 3.6 गुना 10 की पावर -6 जूल। तो आप लोगों को कुछ याद रखना होगा कि 1 किलोवाट आवर यानी किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ये ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। और जूल भी किसका मात्रक है? जूल भी ऊर्जा का ही मात्रक है। यानी मुझे ऊर्जा के दो मात्रकों के बीच में संबंध बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए, 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 KWH वो होता है 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के बराबर। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं या 1 जूल में कितने किलोवाट आवर होते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाता है बी, 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। अब लाल चींटियों की जगह पर बिच्छू भी आ सकता है या कोई भी ऐसा जीव आ सकता है जो डंक मारता है, यानी ये रिलेटेड है डंक मारने वाले जीव से रिलेटेड। तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका मौलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है आपका फार्मिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है आपका पेनिक अम्ल और चौथा ऑप्शन है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन कौन सा अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेब में। अगर हमारी आसपास चीज़ों को देखें तो सेब में सबसे अधिक पाया जाता है मौलिक अम्ल। क्लियर है? फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटियों में, लाल चींटी में, बिच्छू और चींटी, इन सब में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। पैनिक अम्ल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका हरी सब्जियों में, हरी सब्जी। और आपने सुना होगा टमाटर में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। क्लियर है? तो मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? बिच्छुओं में और चींटियों में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? वो हरी सब्जी और टमाटर में पाया जाता है। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है? इसके अकॉर्डिंग आंसर सही हो जाता है फॉर्मिक अम्ल, इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे बताना है कि जो नकारात्मक त्वरण है, जिसको इंग्लिश में रिडक्शन भी कहा जाता है, वो निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? किसकी दिशा के विपरीत होता है? आपके ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है दूरी, तीसरा ऑप्शन है वेग और चौथा ऑप्शन है आपका गति। तो देखिए, त्वरण यानी ए किसको कहते हैं? ए से त्वरण को डिनोट करते हैं और त्वरण का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। त्वरण का मात्रक क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है। त्वरण होता किसके बराबर है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी वेग में जितना परिवर्तन हुआ और समय जितना उसको लगा, जितने समय में जितना परिवर्तन हुआ। अब देखिए, दिशा किसकी होगी? इसमें कोई दिशा नहीं होती क्योंकि समय की अपनी कोई दिशा नहीं होती। तो बचा क्या? वेग। अगर वेग की दिशा के विपरीत हो जाएगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा नकारात्मक।
भाई दो यहाँ पर राशि आपको दिख रही होंगी, एक तो समय दिख रही है और एक वेग दिख रही है। अब समय में कोई दिशा नहीं होती, समय एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें दिशाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे द्रव्यमान, समय, इन सब में दिशाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि सदिश राशि जैसे कि वेग, जिसमें हमें बताना पड़ता है कि इस राशि की दिशा क्या है, जैसे बल हुआ, जैसे वेग हुआ, जैसे त्वरण हुआ, इन सब में मुझे इनकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। जैसे विस्थापन हुआ, उसमें भी बतानी पड़ेगी। अब समय की तो कोई अपनी दिशा होती नहीं, और बचा वेग, यानी अगर वेग के विपरीत दिशा हो जाएगी किसी भी वस्तु की तो क्या होगा, उसका जो त्वरण होगा वो नकारात्मक हो जाएगा, यानी रिडक्शन हो जाएगा, एक्सीलरेशन की जगह पर रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाता है जो मैंने आपको समझाया? सी इसका सही आंसर हो जाता है, वेग इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। सबसे पहले तो इसका पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग कॉपी पेन उठा करके नोट करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है, CaOCl2। और इसके रासायनिक नाम की बात करूं मैं तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम। नोट करेंगे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए कौन सी गैस बनती है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये होता है CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जब इसकी H2O से क्रिया करते हैं तो एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसको CaOH होल ट्वाइस, जिसको चूना भी कहा जाता है, और प्लस के Cl2 यानी क्लोरीन गैस भी हमारी निकलती है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाता है डी, यानी क्लोरीन मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और साथ साथ CaOCl2 इसका आप फॉर्मूला याद रखेंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये याद रखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो इससे क्या बन जाता है। तो इससे क्या बनता है? क्लोरीन गैस इससे बनती है, साथ साथ चूना भी इससे बन जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ अभी के अभी शेयर भी कर दें। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुछ दिन खुले में रखने पर चांदी की बनी हुई वस्तुएं किसके कारण काली हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ समय तक चांदी की वस्तुएं अगर बाहर रख दी जाती हैं तो वो काली पड़ जाती हैं। तो काली पड़ने का क्या कारण है? AgS, AgSO4, H4S या Ag2S इसका कारण है। तो देखिए, जो चांदी काली पड़ती है वो पड़ती है Ag2S के बनने के कारण। Ag2S के बनने के कारण जब चांदी की क्रिया सल्फर से होती है, या एक तरह से ये मैं कहूँ कि चांदी का जब क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, यानी इसमें से हाइड्रोजन टूट जाता है तो तब क्या होता है, चांदी काले रंग की पड़ जाती है। अब जो सल्फर है वो कई तरह से जुड़ सकता है। आपका पसीने में जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, चाहे तो वो हो, या हवा में मौजूद सल्फर जो हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो उसके कारण भी चांदी काली पड़ सकती है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है कि चांदी का काला रंग किसके कारण पड़ता है? ये पड़ता है आपका Ag2S, जिसको हम सिल्वर सल्फाइड भी कहते हैं, सिल्वर सल्फाइड। तो देखिए, इसको नोट कीजिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में फॉर्मूले ना दे करके उनके रासायनिक नाम दे दे।
क्वेश्चन ये पूछ ले कि कुछ दिन खुले में रखे जाने पर चांदी की वस्तुएं किसके कारण काली हो जाती हैं, आपको दे दे सिल्वर सल्फाइड या सिल्फर सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट, या ऐसे आपको ऑप्शंस भी दे सकता है। तो ये बात आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है कि जो चांदी है वो सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S के कारण काली पड़ जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। यानी धमनियों से सिराओं में, सिराओं की नलिका जो हैं उनमें जो रक्त का प्रवाहन होता है वो उसके किसके कारण होता है, केशिकाओं के कारण होता है यानी कैपिलरी के कारण होता है, कोशिकाओं के कारण होता है यानी सेल्स के कारण होता है, कैलोरी के कारण होता है या कणिकाओं के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है कैपिलरी यानी ए, केशिकाओं के कारण जो रक्त है वो धमनियों से सिराओं में प्रवेश करता है। अब रक्त में जो हृदय है, हृदय में रक्त का जो परिवहन है उससे संबंधित कितनी हमारी छोटे छोटे अंग हैं, जैसे कि पहला है धमनी। पहला क्या है बच्चा, धमनी। अब धमनी का क्या काम होता है, धमनी का काम ये होता है कि ये हृदय से और शरीर की तरफ रक्त को ले जाती है। धमनी जिसे आर्टरी भी हम कहते हैं, धमनी और शिरा आप लोग याद रखेंगे, शिरा बोलते हैं हम वेन्स को। वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स का काम धमनी से एकदम विपरीत होता है। यानी ये रक्त को शरीर से कहाँ तक पहुँचाती है, शरीर से हृदय की तरफ पहुँचाती है। किसकी तरफ, हृदय की तरफ पहुँचाती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि धमनी जो है वो हार्ट से शरीर की तरफ, यानी आर्टरी जो है हार्ट टू बॉडी, और वेन्स जो है यानी शिरा जो है वो बॉडी टू हार्ट को रक्त का परिवहन करते हैं। ये बात आपके समझ में आई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंख का एक विकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज रिलेटेड टू आई। यानी 4 ऑप्शन जो दिए हैं उनमें से आंख का कौन सी डिसीज है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, पीलिया यानी जॉइंडिस, गठिया यानी अर्थराइटिस, और साइनस, तो साइनस होता ही है। तो देखिए मायोपिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, निकट दृष्टि दोष जो है आँख का एक दोष है जिसमें दूर की वस्तु मनुष्य को दिखाई नहीं देती। पहली बात आप लोग नोट करेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें वस्तु को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। पहली चीज नोट करी, ठीक है। अब पता लगा कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो अब ये ठीक कैसे होगा, ठीक ऐसे होगा कि अवतल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस, जिसको अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस भी उसे कह देते हैं, कॉनकेव लेंस। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी होगी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की नहीं। और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस जो है इसका इलाज है, कॉनकेव लेंस का उसका चश्मा वगैरह बना दिया जाता है। दूसरा रोग क्या है, दूसरा है पीलिया यानी जिसको जॉइंडिस बोलते हैं। जॉइंडिस किसका विकार है भाई, जॉइंडिस लीवर का है, लीवर में कमी के कारण जॉइंडिस होता है। गठिया किसके कारण होती है, गठिया जो बाएं होती है वो किसके कारण होती है, जो मानव शरीर है उसमें कैल्शियम की कमी के कारण गठिया हो जाती है कई बार। और साइनस जो है, साइनस एक क्या है, एक एलर्जी। आपने सुना होगा कि किसी के नाक की अगर हड्डी बढ़ जाती है तो वो बीमारी ही साइनस कहलाती है। ये एलर्जेटिक बीमारी है, नाक की जो एलर्जी है उससे रिलेटेड ये बीमारी है। तो चारों मैंने आपको
बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? पहला ऑप्शन है निकोटिन, दूसरा है कैफीन, तीसरा है हशीश और चौथा है माफीन। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तंबाकू में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तंबाकू में निकोटिन मौजूद होता है, जबकि कैफीन जो है किस में होता है? कॉफ़ी या चाय में मौजूद होता है। ये बात आप लोग नोट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाता है पहला यानी निकोटिन इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस बात की खोज किसने की? इस बात की खोज किसने की कि मच्छर मलेरिया रोग फैलाते हैं? मच्छर मलेरिया रोग फैलाते हैं। सर रोनाल्ड रोस ने, होमी भाभा ने, सर आइजैक न्यूटन या माइकल एस ब्राउन। चारों में से मुझे बताना है कि किसने ये बताया कि जो मलेरिया है वो मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, सर रोनाल्ड रोस ने। क्लियर है? तो अब इसके बारे में और हम जान लेते हैं। सर रोनाल्ड रोस ने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो मलेरिया है वो उसका जो वाहक है प्लाज, उसका जो वाहक है, नोट करेंगे एक बार आप लोग, प्लाज मोडियम, प्लाज मोडियम। तो कई बार ये आ जाता है कि जो मलेरिया है उसका जो वाहक है वो कौन है? वो है प्लाज्मोडियम। और इन्होंने प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र इसकी पूरी की क्या की थी? व्याख्या की थी। तो आप लोग ये बात याद रखेंगे। और 1902 में इसी कारण से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्लियर है? अब मलेरिया कैसी बीमारी है? मलेरिया एक विषाणु जनित बीमारी है और इसका जो वाहक होता है वो होता है एनोफ्लीज मादा मच्छर। मादा मच्छर, एनाफ्लीज मादा मच्छर इसकी वाहक होती है। तो ये आपको याद रखनी है। अगर बैक्टीरिया पूछे तो बैक्टीरिया कौन सा है? प्लाज्मोडियम है। और अगर वाहक पूछे तो मच्छरों में क्या कौन वाहक है? एनाफ्लीज की मादा मच्छर इसका वाहक होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं? तो मान लिया दो मैं जोड़ रहा हूं ऐसे इन दो बिंदुओं के बीच में, तो ये क्या कहलाएंगे? ये समानांतर कहलाएंगे या आर पार वाले प्रतिरोध कहलाएंगे या श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध कहलाएंगे या लाइन में संयोजित प्रतिरोध कहलाएंगे? तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर श्रेणी है तो श्रेणी में ऐसे जुड़े हुए होंगे, ऐसे जुड़े हुए होंगे दो अलग अलग बिंदुओं के बीच में। और अगर एक समान बिंदुओं के बीच में जुड़ रहा है यानी यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पर ख़त्म हुआ तो ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? समानांतर, यानी ए इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिक सेंटर के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यानी एक कॉनकेव लेंस है और उसमें हम जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो इनफाइनाइट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रख रहे हैं, तो हमारा जो इमेज है वो कैसी होगी? तो इमेज छोटी बनेगी या प्रतिबिंब छोटा बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा या वस्तु के समान आकार का बनेगा या आवर्धित बनेगा यानी बड़ा बनेगा? तो देखिए, जो अवतल लेंस है उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा ही बनता है। उत्तल लेंस में अलग अलग तरह के
टाइप होते हैं, परंतु अवतल लेंस में आप वस्तु को कहीं भी रख लें, आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा छोटा ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ए हो जाता है। जिन बच्चों को अवतल लेंस समझ में नहीं आ रहा, तो आपने एक लेंस देखा होगा कि जो बीच में से पतला होता है, किनारों पे से मोटा होता है, उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। और एक दूसरा लेंस होता है जिसको हम उत्तल लेंस कहते हैं, वो ऐसा होता है जो बीच में से मोटा होता है, किनारों पे से पतला होता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है? तो देखिए, अब तक आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ जो है क्या है? हीरा है। अब भी प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो क्या है? हीरा ही है। यानी अगर क्वेश्चन ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो आपको आंसर देना है कौन सा? हीरा। परंतु इसमें पूछा है कि पृथ्वी पर सबसे कठोरतम कौन सा है, तो इसका आंसर है कार्बाइन। कार्बाइन जो है हीरे और ग्रेफाइट की जो संरचना है उसमें बदलाव करके वैज्ञानिकों ने एक नया पदार्थ बनाया है जो अभी तक ज्ञात सबसे कठोरतम पदार्थ है। कभी कभी इसको कार्बाइन भी कह देते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको क्यों कार्बन भी मिलेगा, क्यों कार्बन भी मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को दोनों चीज नोट करा दी, क्वेश्चन आपका कोई भी छूटेगा नहीं। तो अगर क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो आप ऑप्शन लगाएंगे कार्बाइन या क्यों कार्बन। और अगर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से कठोरतम पदार्थ है, तो आप आंसर लगाएंगे हीरा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है, यानी सोनार जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग, साउंड नॉट इन एयरक्राफ्ट रेंज, साउंड इन नेवी एंड इन रिसीवर, या साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो ये कल ही की जो वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस किया था। दो चीज़ थी, रेडार और सोनार। तो आप लोगों को याद रखनी है कि जो सोनार है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अब बात यह है कि सोनार किसके काम आती है, ऐसा क्या काम है जो सोनार करती है? तो सोनार जो है, जो समुद्र होते हैं उनमें जो जहाज होते हैं उन पर लगा हुआ एक यंत्र होता है जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है? हमें जानकारी देता है कि जो पानी के अंदर है, पानी के अंदर कोई चीज़ है या नहीं, उसका हमें क्या देती है? पता देती है। पनडुब्बियाँ वगैरह के बारे में हमें क्या बताती है? सोनार ही बताती है। या समुद्र तल पर अगर कोई चीज़ छिपी हुई है तो उसके बारे में भी हमें सोनार बताएगी। सोनार से क्या करते हैं? सोनार से जो अल्ट्रासोनिक वेव हैं, यानी जो पराध्वनि है, उनको छोड़ दिया जाता है, और अगर नीचे कोई ऑब्जेक्ट होता है या कोई वस्तु होती है तो वो उनसे टकराकर वापस आती है और सिग्नल दे देती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि नीचे कोई वस्तु है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन किस में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है, कैलोरी में, किलोवाट में, या किलोग्राम में? यानी भोजन की ऊर्जा की मुझे क्या बतानी है? मात्रक बतानी है या यूनिट मुझे बतानी है। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, कैलोरी इसका सही आंसर हो जाता है। मीटर किसका मात्रक है? मीटर है लंबाई का मात्रक है। किलोवाट किसका मात्रक है? किलोवाट जो है आपका शक्ति का मात्रक है, या पावर जिसको हम कह देते हैं। और किलोग्राम किसका मात्रक है? ये द्रव्यमान का मात्रक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस, होमो नियरथैलेसिस,
या होमो इरेक्टस या होमो हिबिलिस। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हर बच्चे को लगभग इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर ए हो जाता है, यानी आधुनिक जो मनुष्य है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम होमो सेपियंस है। तो इसका सही आंसर ए हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं वीडियो में कुछ बदलाव कर सकूं। अगर कुछ कमी रह जाए तो मैं उसका बदलाव को कर सकूं। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पुरानी वीडियो देख लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग घर में रहकर रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी एक और नए सेशन के साथ, जिसमें नए क्वेश्चन के साथ हम पूरे डिस्कस में डिटेल एनालिसिस उनका कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।